हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कृषि विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो तक अपन ने मोठ की क्रॉप कंप्लीट कर ली थी। आज अपन इस वीडियो में अरहर की क्रॉप के बारे में चर्चा करेंगे। किसकी क्रॉप के बारे में चर्चा करेंगे बेटा? अरहर की क्रॉप के बारे में चर्चा करेंगे। अरहर का वैज्ञानिक नाम होता है कैजानस कैजान, और इसका जो कुल होता है वो फैबेसी होता है, और उत्पत्ति स्थान की बात करें तो वो है भारत। क्रॉप का नाम डाल लो अरहर। अरहर इसका वैज्ञानिक नाम है अरहर का वैज्ञानिक नाम है कैजानस कैजान। अरहर का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैजानस कैजान। अब आता है इसका कुल। अरहर का जो कुल है वो है फैबेसी। क्या है बेटा? फैबेसी। उत्पत्ति स्थान की बात करें, उत्पत्ति स्थान है भारत। क्या है उत्पत्ति स्थान? भारत। अरहर के अंदर 20 से 21%, कितने प्रतिशत बेटा? अरहर के अंदर 20 से 21% प्रोटीन पाई जाती है। कितनी प्रोटीन पाई जाती है? अरहर के अंदर 20 से 21% प्रोटीन पाई जाती है। और जो अरहर की जो फसल है वो दीर्घकालीन होने के कारण क्या नाम से 200 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से वायुमंडल से क्या कर लेती है? स्थिरीकरण कर लेती है, जिससे मृदा की उर्वरता और जो उत्पादकता होती है उसमें क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। महत्व लिखो बेटा इसका। अरहर का महत्व लिखो। अरहर में 20 से 21% प्रोटीन पाई जाती है। 20 से 21% प्रोटीन पाई जाती है। अरहर में कितनी प्रोटीन पाई जाती है बेटा? 20 से 21% प्रोटीन पाई जाती है। अब लिखोगे अरहर की दीर्घकालीन प्रजातियां वायुमंडल से, अरहर की दीर्घकालीन प्रजातियां वायुमंडल से 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके, यानी कितनी? अरहर की कौन सी प्रजाति है? दीर्घकालीन प्रजाति है, जो वायुमंडल से कितना? 200 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन का क्या करते हैं? स्थिरीकरण करके मृदा की एवं उत्पादकता को स्थिरीकरण करके मृदा की उर्वरता एवं उत्पादकता में वृद्धि कर देती हैं। यानी अरहर में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? 20 से 21% प्रोटीन पाई जाती है। और अरहर की जो दीर्घकालीन प्रजातियां होती है कुछ लंबे समय तक, यानी जो बढ़वार करती रहती है, उनकी करीबन वायुमंडल से 200 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते क्या करते हैं? मृदा की उर्वरा शक्ति और उत्पादकता में क्या कर देती हैं? वृद्धि कर देती है। अब पढ़ेंगे अरहर की जलवायु। क्या पढ़ेंगे बेटा? जलवायु। अरहर की फसल को शुष्क क्षेत्रों में उगाया जा सकता है और आर्द्र क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। दोनों प्रकार की जलवायु में अरहर को उगाया जा सकता है। लिखो जलवायु। अरहर की फसल को
एवं आर्द्र दोनों प्रकार की जलवायु में उगाया जा सकता है। अरहर की फसल को शुष्क एवं आर्द्र दोनों प्रकार की जलवायु के अंदर क्या किया जा सकता है, उगाया जा सकता है। यानी दोनों जलवायु में बहुत अच्छी पैदावार हमें प्राप्त होगी। अब पढ़ेंगे अरहर के बाद में, जलवायु के बाद में पढ़ेंगे बेटाओ मृदा एवं खेत की तैयारी। कौन सी? मृदा एवं खेत की तैयारी। मृदा एवं खेत की तैयारी। कौन सी मृदा चाहिए? दोमट या चिकनी दोमट मृदा। यानी अरहर के लिए कौन सी मृदा चाहिए? अरहर के लिए लिखो, अरहर के लिए जल निकास युक्त अरहर के लिए जल निकास युक्त दोमट या चिकनी, यानी या तो दोमट मृदा यानी चिकनी दोमट व कपासी काली मिट्टी, यानी जो कपास के लिए काम में लेते हैं ना वो वाली मिट्टी, कपासी काली मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है। यानी अरहर के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त होती है? जल निकास युक्त दोमट या चिकनी दोमट मृदा अरहर के लिए क्या मानी जाती है? सर्वोत्तम मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। इसका पीएच कितना होना चाहिए? 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। ये पढ़ लिया अपने दोमट एवं खेत की तैयारी। अब खेत की तैयारी में क्या है कि करीब सभी क्रॉप में एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, 2 या 3 जुताई हैरो या कल्टीवेटर से करके और अंतिम जुताई के साथ पाटा लगाकर मृदा को भुरभुरा बना दो। ये वाली लाइन आपको सबकी भूमि की तैयारी में लिखनी है। क्या लिखना है? यानी कि एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, 2 या 3 जुताई हैरो या कल्टीवेटर से करके अंतिम जुताई के साथ पाटा लगाकर मृदा को क्या बना देना चाहिए? भुरभुरा एवं समतल बना देना चाहिए। अब पढ़ेंगे उन्नत किस्में। क्या पढ़ेंगे बेटाओ? उन्नत किस्में। उन्नत किस्में है इसकी प्रभात है, प्रगति है। उन्नत किस्में लिखो उसकी, उन्नत किस्में प्रभात, प्रगति, जागृति। यानी प्रभात देख लो, प्रगति देख लो, जागृति देख लो, आजाद देख लो, आजाद, आशा, और क्या नाम से? टाइप 21, पूसा अगेती, टाइप 21, पूसा अगेती, पूसा 120, पूसा 33 और एक पूसा 855, पूसा 855 आदि। आज प्रभात है, प्रगति है, आजाद है, आशा है, टाइप 21 है, पूसा गेती है, पूसा 120, पूसा 33, पूसा 855। ये सारी किसकी वैरायटी है? अरहर की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है बेटाओ? अरहर की वैरायटी है। अब पढ़ेंगे इसकी बीज दर एवं बीजोपचार।
बीज दर एवं बीजोपचार। यदि अरहर की अपन शुद्ध फसल की बुआई करेंगे तो 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर दर की आवश्यकता होती है। यदि अपन मिश्रित फसल की बुआई करेंगे तो 6 से 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर की आवश्यकता होती है। देखो अरहर की शुद्ध फसल के लिए, अरहर की शुद्ध फसल के लिए, अरहर की शुद्ध फसल के लिए 15 किलोग्राम तथा मिश्रित फसल के लिए, कितना किलोग्राम? 6 से 8 किलोग्राम। मिश्रित फसल के लिए 6 से 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। अरहर की शुद्ध फसल के लिए कितना? 15 किलोग्राम बीज। मिश्रित फसल के लिए कितना बीज चाहिए? 6 से 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर क्या होता है बेटा? वो पर्याप्त होता है। आगे देखो, बीजों की बुआई करने से पूर्व, बीजों की बुआई करने से पूर्व 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा, यानी कि दवा आती है 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा, 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज की दर से बीजों को उपचारित कर देना चाहिए। बीजों को उपचारित कर देना चाहिए। यानी अरहर की शुद्ध फसल के लिए 15 किलोग्राम और मिश्रित फसल के लिए कितना बीज चाहिए? 6 से 8 किलोग्राम। उसके बाद बीजों की बुआई करने से पूर्व 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर देना चाहिए तथा बीजों को राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित कर देना चाहिए तथा उसके बाद बीजों को राइजोबियम कल्चर से क्या कर देना चाहिए? उपचारित कर देना चाहिए। अरहर की शुद्ध फसल के लिए 15 किलोग्राम तथा मिश्रित फसल के लिए 6 से 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बीजों की बुआई करने से पूर्व 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज की दर से क्या कर देते हैं? बीजों को उपचारित कर देते हैं और उसके बाद में बीजों को राइजोबियम कल्चर से क्या कर देते हैं? उपचारित कर देते हैं या कर देना चाहिए। अब पढ़ेंगे इसके बाद में पादप संरक्षण। क्या पढ़ेंगे बेटा? पादप संरक्षण। अरहर में निराई गुड़ाई नहीं दे रखा, ना कोई सिंचाई दे रखी है, सीधा पादप संरक्षण दे रखा है। तो बेटा पादप संरक्षण आपको मैं सीधा पादप संरक्षण पढ़ा देता हूं। अब पादप संरक्षण में क्या आता है? कीट भी आते हैं और रोग भी आते हैं, दोनों आते हैं। सबसे पहले कीट पढ़ेंगे अपन। अब इसमें कीट कौन कौन से लगते हैं? जैसे आपको बताऊं, फलमक्खी है, फली छेदक है, पत्ती बोड़क है, ये सारे कीट किसमें लगते हैं? किसमें लगते हैं? अरहर में लगते हैं। और इन कीटों के नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन? क्यूनालफॉस नाम की दवा आती है, उसका अपन प्रयोग कर देना चाहिए। किसका दवा प्रयोग कर देना चाहिए? क्यूनालफॉस नाम की दवा आती है, उसका हमें प्रयोग कर देना चाहिए। लिखो इसमें पादप संरक्षण। लिखो बेटा पादप संरक्षण। पादप संरक्षण।
पादप संरक्षण। पादप संरक्षण में अपने को पहला लिखना है कीट नियंत्रण। कीट नियंत्रण, कीट नियंत्रण पड़ेगी फली छेदक, फली छेदक, फल मक्खी, फल मक्खी है, एक फली छेदक है, पत्ती मोड़क कीट, पत्ती मोड़क कीट। इन कीटों की रोकथाम के लिए, इन कीटों की रोकथाम के लिए, इन कीटों की रोकथाम के लिए क्यूनालफॉस, क्यूनालफॉस, इन कीटों की रोकथाम के लिए क्यूनालफॉस का प्रयोग करना चाहिए, का प्रयोग करना चाहिए। यानी कौन कौन से लगते हैं? फली छेदक लगता है तो एक पत्ती मोड़क कीट लगता है और एक फल मक्खी लगती है। इन कीटों के रोकथाम के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करेंगे? क्यूनालफॉस के नाम की दवा आती है, इस दवा का हमें क्या कर देना चाहिए? प्रयोग कर देना चाहिए। इसके बाद में पढ़ेंगे रोग। इसमें रोग कौन कौन से लग रहे हैं? जैसे इसके अंदर रोग लेगा उठा रोग व झुलसा रोग। उठा रोग व झुलसा रोग। उगटा रोग में तो क्या होता है कि जो पौधा होता है उसको क्या नाम से नीचे से क्या काट देती है? दीमक वगैरह काट देती है। तो वो तो कौन सा रोग होता है? उगटा रोग। और झुलसा ये रोग होता है ऊपर से पौधे की पत्तियां क्या हो जाती है? झुलसने लग जाती है। देखो ये दोनों रोग कवक जनित रोग हैं। ये दोनों रोग कवक जनित रोग है। ये दोनों रोग कवक जनित रोग है। कौन से रोग है बेटा? ये कवक जनित रोग है, जिससे पौधों की जड़ें काली पड़ जाती हैं, जिससे पौधों की जड़ें काली पड़ जाती हैं। इन रोगों की रोकथाम के लिए, इन रोगों की रोकथाम के लिए इसका प्रयोग कर देना चाहिए। इन रोगों की मेटासिस्टॉक्स, इन रोगों की रोकथाम के लिए मेटासिस्टॉक्स, मेटासिस्टॉक्स नामक दवा का प्रयोग करना चाहिए। मेटासिस्टॉक्स नामक दवा का प्रयोग करना चाहिए। यानी कौन कौन से रोग लगते हैं? उगटा रोग लगता है, झुलसा रोग। ये दोनों रोग क्या है? कवक जनित रोग है। इसलिए इन रोगों की रोकथाम के लिए कौन सी दवा काम में लेते हैं? मेटासिस्टॉक्स नाम की एक दवा आती है। इस रोग दवा का हमें क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इस दवा का हमें प्रयोग करना चाहिए। अब पढ़ेंगे कटाई एवं मंडाई। क्या पढ़ेंगे बेटा? कटाई एवं मंडाई। देखो कटाई एवं मंडाई में कटाई व मंडाई। अरहर की शीघ्र पकने वाली किस्में कौन से महीने में? नवंबर दिसंबर माह में। कौन से माह में? नवंबर दिसंबर माह में। नवंबर दिसंबर माह में। तथा देरी से पकने वाली किस्में, तथा देरी से पकने वाली किस्में
मार्च अप्रैल में देरी से पकने वाली किस्में मार्च अप्रैल में पककर तैयार हो जाती हैं। मार्च अप्रैल में पककर तैयार हो जाती हैं। यानी अरहर की जो शीघ्र पकने वाली किस्में हैं वो कौन से माह में तैयार हो जाती हैं? नवंबर दिसंबर माह में पककर तैयार हो जाती हैं। लेकिन जो देर से पकने वाली किस्में वो कब पकती है? मार्च या अप्रैल माह में पककर तैयार होती हैं और तैयार हो जाती हैं और इन्हें हंसिए की सहायता से काट लेना चाहिए। ये हो गई मंडाई, कटाई एवं मंडाई। अब पढ़ेंगे उपज। अरहर से 15 से 20 क्विंटल दाना तथा 50 से 60 क्विंटल सूखी लकड़ियां प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। यानी अरहर में 15 से 20 क्विंटल तो दाना तथा 50 से 60 क्विंटल सूखी लकड़ियां हमें प्रति हेक्टेयर उपज क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। ये आज हमारी अरहर की क्रॉप कंप्लीट हो गई। अब आगे पढ़ेंगे अपन चौला। क्या पढ़ेंगे बेटा? चौला। चौले का वैज्ञानिक नाम होता है विग्ना अंग्युकुलाटा। क्या होता है? विग्ना अंग्युकुलाटा। और जो उसका कुल होता है वो भी क्या होता है? फेबेसी होता है। और उत्पत्ति स्थान इसका क्या है? अफ्रीका है। अब तक की जो दाल वाली क्रॉप पढ़ाई है सबका उत्पत्ति स्थान क्या था? भारत। लेकिन चौले का उत्पत्ति स्थान क्या है? अफ्रीका। चौले का वैज्ञानिक नाम है विग्ना अंग्युकुलाटा। क्या है इसका नाम? अंगुइकुलाटा। लिख लो, विग्ना अंगुइकुलाटा। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? विग्ना अंगुइकुलाटा। कुल क्या है इसका? फेबेसी है। और उत्पत्ति स्थान की बात करूं तो वो है इसका अफ्रीका। उत्पत्ति स्थान क्या है इसका? अफ्रीका। विग्ना अंगुइकुलाटा। चौले का वैज्ञानिक नाम विग्ना अंगुइकुलाटा। कुल क्या है इसका? फेबेसी। और उत्पत्ति स्थान क्या है इसका? अफ्रीका। राजस्थान में जो चवले की खेती की जाती है वो हरे दाने के लिए की जाती है। और दूसरी बात, हरे चारे के लिए चवले की फसल हमारे राजस्थान के अंदर की जाती है। इसका महत्व लिख लो बेटा। राजस्थान में चवला की खेती, राजस्थान में चौला की खेती, किसकी खेती? राजस्थान में चौला की खेती को दाने, खेती को दाने व हरी सब्जी, दाने यानी राजस्थान में चौला खेती को दाने के लिए, दूसरा हरी सब्जी के लिए,
वह हरे चारे के लिए उगाया जाता है। अरहर में 25% प्रोटीन पाई जाती है। अरहर में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है बेटा? 25% प्रोटीन पाई जाती है। राजस्थान में चौला को, अलवर, जयपुर, भरतपुर, राजस्थान में चौला को, अरहर, भरतपुर, जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ आदि जिलों में उगाया जाता है। यानी कहाँ उगाया जाता है? यानी राजस्थान में चौला की खेती किसके लिए की जाती है? तो दाढ़ी के लिए की जाती है, एक हरी सब्जी के लिए की जाती है और एक हरे चारे के लिए राजस्थान में इसकी खेती की जाती है। चौले के अंदर कितनी प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? 25% प्रोटीन पाई जाती है। और राजस्थान में चौला को, राजस्थान में चौला को भरतपुर, जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ आदि जिलों में इसको क्या किया जाता है? उगाया जाता है। अब पढ़ेंगे इसकी जलवायु। लिखो, यानी चौला के लिए कौन सी जलवायु रहती है? चौला के लिए ग्रीष्म या वर्षा ऋतु सबसे उपयुक्त रहती है। लिखो जलवायु। चौला के लिए ग्रीष्म व वर्षा ऋतु सर्वोत्तम होती है। चौला के लिए 31 से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। कितना डिग्री? 31 से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान चौला के लिए क्या रहता है बेटा? उपयुक्त रहता है। अब पढ़ेंगे मृदा एवं खेत की तैयारी। मृदा एवं खेत की तैयारी। अब इसके लिए कौन सी मृदा चाहिए? दोमट, जल निकास युक्त दोमट मृदा क्या नाम से चौला के लिए क्या मानी जाती है? सर्वोत्तम मानी जाती है। लिख लो, चौला के लिए जल निकास युक्त दोमट व हल्की दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है। खेत की तैयारी में वही दिखना है। एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, 2 या 3 जुताई एरो या कल्टीवेटर से कर देनी चाहिए। यानी ये दोनों चीजें क्या? खेत की तैयारी में तो सब में लिखना है कि एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से कर दो, 2 या 3 जुताई किससे कर दो? एरो या कल्टीवेटर से करके, और अंतिम जुताई के साथ पाटा लगा के मृदा को उर्वरा बना दो। आज इतना ही पढ़ेंगे बेटा। आज की वीडियो अपन ने अरहर पढ़ लिया और थोड़ा सा चौला पढ़ लिया। बचा कुचा जो चौले की क्रॉप है वो अपन कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतनी चर्चा करेंगे। धन्यवाद बेटा।